हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आपके जो एमए फाइनल हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, पेपर छठा, जो कि 650 ईस्वी सन तक भारत का इतिहास रहने वाला है, उसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए उत्तर हल सहित इस वीडियो के अंदर बताया गया है। तो सभी एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। ये पेपर दोस्तों 28 तारीख चौथा महीना 2025 को होने वाला है। इसमें क्या होता है, अलग अलग सेक्शन होते हैं। जैसे ए सेक्शन में प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन जो बी सेक्शन है या आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो अपने सी सेक्शन में होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अलग अलग वीडियो अलग अलग लगा रखे हैं, आप यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ये जो रहने वाला है वो 650 ईस्वी सन तक भारत का इतिहास है। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं हम। प्राचीन भारतीय इतिहास को प्रमुख जानने के स्रोतों का वर्णन करो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत। भारत का इतिहास अत्यंत प्राचीन, समृद्ध और विविधता पूर्ण रहा है। इसे जानने के लिए हमें कई प्रकार के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये स्रोत हमारे लिए उस काल की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों की जानकारी प्रदान करता है। जो ब्रोबर्टी इन्हें निम्नलिखित भागों में, यानी कुल मिला के, अर्थात इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, आर्कोलॉजिकल सोर्स। इन स्रोतों में खुदाई से प्राप्त वस्तुएं, इमारतों के अवशेष, मूर्तियां, सिक्के, औजार और अन्य भौतिक वस्तुएं शामिल होते हैं। जबकि अगर बात करें स्थापत्य कला की, तो स्थापत्य कला में दोस्तों याद ये रखना है कि मंदिर आते हैं, स्तूप आते हैं, गुफा, मंदिर, जैसे एलोरा या अजंता जैसी जो गुफाएं हैं, किले और महलों से उस समय की वास्तुकला, धर्म और जीवन शैली का पता चलता है। उदाहरण के तौर पर सांची का स्तूप, कैलाशनाथ मंदिर हमें देखने को मिलता है। फिर बात करें अगर मूर्तिकला और चित्रकला, दोस्तों मूर्तिकला और चित्रकला में इसमें क्या होता है, धार्मिक मान्यताओं, समाज की रुचियों और सांस्कृतिक गतिविधियों को ज्ञान होता है। गांधार और मथुरा शैली की प्रमुख इसकी कृतियां जो उल्लेखनीय उदाहरणीय है। फिर मुद्रा मुद्रा की बात करते हैं, तो मुद्रा से हमें सिक्कों से शासकों के नाम की पता चलता है। ये क्या है? ये प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत है। जैसे मुद्रा यानी सिक्कों से हमें क्या मिलता है, मूर्ति कला से हमें धार्मिक हो गया, मान्यता हो गई, समाज की रुचि क्या है, किस में लोग ज़्यादा संस्कृति रखते थे, किस प्रकार की वस्तुएं पहनते, किस प्रकार का खान पान था। या अगर स्थापत्य कला की बात करें तो स्थापत्य कला में मंदिर आ गए, गुफा, किस प्रकार के मंदिर होते, कौन सी शैलियाँ होती, धर्म कौन से थे, इस प्रकार की जो जानकारी हमें उनसे मिलती है। फिर अगर बात करें सिक्कों से, मुद्राओं से, कॉइन्स, तो सिक्कों से शासकों के नाम, उनकी आर्थिक स्थिति और व्यापारिक संबंध या धर्म आदि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उस समय के जो कुषाण, शक, गुप्त आदि वंशों के सिक्के विशेष उल्लेखनीय होते थे। अन्य अवशेष, मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण आदि हमें हड़प्पा और वैदिक काल के जीवन की जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरे स्रोत आते हैं साहित्यिक स्रोत। अभी हमने देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। दूसरे स्रोत होते हैं महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत। तो ये स्रोत धार्मिक, ऐतिहासिक और काव्यात्मक या राजकीय रचना हो सकते हैं, जो उस समय की सोच, परंपराओं और घटनाओं का क्या करते हैं दोस्तों, वर्णन करते हैं। वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये भारत की सबसे प्राचीन रचना है। यानी आपको पता होगा कि 4 प्रमुख वेद हैं, जिनकी हम अगले प्रश्नों में बात करेंगे। तो 4 वेद ध्यान रखना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, ऋग संहिता भी बोलते हैं इसको। तो ये भारत की सबसे प्राचीन रचना है और वैदिक समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था का वर्णन करती है। महाकाव्यों की बात करते हैं तो महाकाव्य में प्रमुख रूप से रामायण है, महाभारत। इनसे भी हमें पता चलता है कि किस प्रकार पहले कौन से वंश होते, क्या शासन प्रणाली थी, स्त्रियों की स्थिति कैसी होती है, ऋग्वेदों में हमें क्या वर्णन मिलता है, किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली, तो सब हमें जानकारी इन ग्रंथों से भी हमें प्राप्त होती है। और राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं बौद्ध और जैन साहित्य। बौद्ध और जैन साहित्य, तो त्रिपिटक, जातक कथाएं, जो बौद्ध होते हैं उनको त्रिपिटक बोलते हैं, जो ग्रंथ होते हैं पुराने, और जो जैन साहित्य उनके क्या बोलते हैं, जातक कथाएं बोलते हैं। आगम सिद्धांत, इनमें तत्कालीन समाज, धर्म और नैतिक मूल्यों का हमें ज्ञान प्रदान होता है। दोस्तों धर्मशास्त्र और स्मृतियाँ, तो इसमें क्या होता है कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति जैसे ग्रंथों में भी हमें सामाजिक व्यवस्था और कानूनों का पता चलता है। नेक्स्ट बात करें कि ऐतिहासिक ग्रंथ, तो ऐतिहासिक ग्रंथों में राजतरंगिणी जो कि कर्ण की,
जिसमें हमें क्या मिलता है, कश्मीर के इतिहास का हमें जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण आदि से मत्स्य पुराण, वराह पुराण, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमें अलग अलग जो स्रोत होते हैं हमें देखने को मिलते हैं। फिर जो तीसरा आता है प्रमुख बिंदु, शिलालेख और ताम्रपत्र। जो इतना देख लो आप, जितना विस्तार से आप उत्तर लिख सकते हो ना, उतना मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, ताकि अगर आप इसको अच्छे से सुनेंगे तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आप लाइक करते रहिए, लाइक करेंगे तो भी अपने दूसरों साथियों के साथ ये एक वीडियो आगे जाएगा और आप उनको दिखा सकते हैं। तो ये तत्कालीन शासकों द्वारा पत्थरों, स्तंभों या धातु की प्लेटों पर लिखे गए होते थे। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्ट लिपियों में लिखे गए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न छोटा वाला आ जाए कि अशोक के शिलालेख किस लिपियों में लिखे गए, तो ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि। ये जो लेख है वो धर्म प्रचार और प्रशासन की जानकारी हमें प्रदान करते हैं, जैसे गिरनार, रुमनदई, सांची अभिलेख, ये हमें देखने को मिलते हैं। फिर दोस्तों बात करें प्रयाग प्रशस्ति की, तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्र सम्राट समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख हमें विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिसे हरिशेन ने लिखा था। फिर है नालंदा ताम्रपत्र, तो भोपाल शिलालेख, हांसी ताम्रपत्र आदि प्रशासन, भूदान, दान पत्र आदि की हमें जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, फॉरेन अकाउंट्स, तो भारत आए विदेशी यात्रियों ने यहाँ की सभ्यता, शासन, धर्म और जीवन शैली का वर्णन किया, जो भारतीय स्रोतों के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनानी लेखक मेगस्थनीज, इसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें मौर्यकालीन शासन और समाज का वर्णन हमें देखने को मिलता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात करें कि चीनी यात्री फायान और ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म के अध्ययन हेतु भारत आए और अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया था। गुप्तकालीन और हर्षवर्धन कालीन भारत का वर्णन किया। अरब यात्री अल बिरूनी, उसने भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति पर विस्तृत टिप्पणी की और विशेषकर हिंदू धर्म और विज्ञान पर भी उन्होंने टिप्पणी बताई गई थी। फिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है इस प्रश्न का, तो शॉर्ट में देखें तो प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए उपयुक्त सभी स्रोत एक दूसरे के क्या है, बहुत ही पूरक है। जहाँ पुरातात्विक स्रोत ठोस प्रमाण प्रदान करते हैं, वहीं साहित्यिक स्रोत भावनात्मक और सांस्कृतिक और धार्मिक आयामों को उजागर करते हैं। फिर दोस्तों विदेशी यात्रियों के विवरण भारतीय दृष्टिकोण को बाहरी नजरिए से देखने का अवसर प्रदान करते हैं और इन सब के समन्वय से ये एक सुस्पष्ट और सुसंगठित ऐतिहासिक चित्र बनता है। ये हुआ दोस्तों पहला प्रश्न आपका पूरा। कैसा लगा कमेंट में जरूर बता रहे। साथ साथ कि सर ये प्रश्न बहुत अच्छा था, हमें समझ में आया है, क्योंकि परीक्षा में आएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। दूसरा प्रश्न है आज का आपके लिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। ये स्रोतों के आधार पर है। वैसे तो 3 भाग हैं, मध्यकाल या आधुनिक इतिहास। ये इतिहास नहीं, इतिहास के अंदर भी इतिहास होते हैं। जैसे भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। कितने भागों में? 3 भागों में। तो 3 भागों के नाम ध्यान कर देना, याद कर देना। प्रागैतिहासिक काल, इतिहास पूर्व काल जिसको प्री हिस्टोरिकल एज भी बोलते हैं, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो नीचे प्रत्येक काल की क्या की गई है, विस्तार से व्याख्या की गई है। सबसे पहला आता है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। इसका परिचय देखते हैं तो ये वह समय है जब मनुष्य ने लेखन का आविष्कार भी नहीं किया था। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल वह समय है जिस समय मनुष्य ने क्या नहीं किया, लेखन का आविष्कार नहीं किया। इसलिए इस काल के बारे में कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते, क्योंकि इतिहासकार इस काल की जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोत, आर्कोलॉजिकल सोर्स जैसे औजार, बर्तन, गुफा चित्र, अस्थियां आदि से हमें प्राप्त जानकारी के स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इस काल की जानकारी मुख्यतः उत्खनन और खोजों से प्राप्त होती है। कैसे होती है? खोजों से प्राप्त होती है। फिर दोस्तों प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं इसमें, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश का, आदमगढ़, बेलन घाटी प्रमुख इसके प्रमुख स्थल है। इस काल को भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। ये जो पुरातात्विक स्रोत है इसका भी 3 भाग है। तो पहला है पाषाण काल, पाषाण काल स्टोन एज। दूसरा प्राचीन पाषाण काल, पैलेओलिथिकल एज, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कुल मिला के इसके 4 भाग हो गए। फिर लोह काल भी आता है, इसका 5 भाग होता है। ठीक है, तो इतिहास पूर्व काल, तो इसका परिचय देखते हैं। तो इस काल में मनुष्य ने लेखन का प्रयोग तो करना शुरू कर दिया था, लेकिन आज भी इस लेखन की पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। अतः इसे अर्ध ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। ये जो इतिहास काल आया है, आदि ऐतिहासिक काल बोलते हैं इसको। इसमें क्या हुआ, मनुष्य ने लेखन का आविष्कार तो कर लिया,
शुरू तो कर दिया, लेकिन इसके जो लेखन काल को आज भी पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि बहुत ही क्लिष्ट भाषा में लेखित शैली थी, इस कारण इसको पढ़ा नहीं जा सका। इसके प्रमुख उदाहरणों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 2600 से ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है, इस सभ्यता में लेखन प्रणाली थी मोहरों पर लेख, लेकिन ये लेख आज तक पढ़ी नहीं जा सके। प्रमुख स्थलों की बात करें तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा आदि हमें देखने को मिलते हैं। फिर अगर सामाजिक, आर्थिक और शहरी जीवन के प्रमाण मिलते हैं, जैसे नगर नियोजन, व्यापार, कृषि आदि हमें इसकी जानकारी के मिलते हैं। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। इसके परिचय की अगर बात करें तो इस काल में लेखन प्रणाली पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी और उस लेखन को पढ़ा जा सकता है, इसलिए इस काल का अध्ययन सबसे अधिक व्यापक रूप से यानी बड़े रूप में हुआ था। इसके अगर स्रोतों की बात करें तो स्रोतों में सबसे पहले आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में दोस्तों वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि, बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक, जातक कथाएं या जैन साहित्य, आगम ग्रंथ, कल्पसूत्र, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, अभिलेखीय स्रोत, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में या गुप्त काल के लेख प्रयाग प्रशस्ति के, और दान पात्र, ताम्रपत्र आदि विदेशी यात्रियों के विवरण, मेगस्थनीज यूनानी राजदूत, आफायान, वेनसांग, चीनी बौद्ध यात्री, अलबरूनी, ईरानी विद्वान आदि हमें इसके देखने को मिलते हैं। फिर अगर सिक्के और मूर्तियों की बात करें तो विभिन्न राजवंशों के सिक्के, जैसे यक्ष यक्षणों के, मौर्यकालीन, गुप्तकालीन भला कला आदि हमें इसके जानकारी के मिलते हैं। फिर भारतीय इतिहास की समय सीमा और उसकी जानकारी अलग अलग प्रकार के स्रोतों पर आधारित होती है। प्रागैतिहासिक काल में केवल भौतिक अवशेष मिलते हैं, जबकि इतिहास पूर्व काल में लेखन मिलता है परंतु पढ़ा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक काल में लिखित और साक्ष्य दोनों मिलते हैं, पढ़े जा सकते हैं और विस्तृत रूप से हमें इसके स्रोत मिलते हैं। दोस्तों, इस प्रकार स्रोतों की उपलब्धता और उनके विश्लेषण के आधार पर इतिहास को इन 3 कालों में विभाजित किया गया, जिससे हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास को समझ सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, एक आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके और जो भी आपके भाई बहन हैं उन तक भी ये क्लास जा सके, ताकि परीक्षा में उनकी बहुत अच्छे से मदद हो सके। क्योंकि आप लाइक करते हैं तभी यूट्यूब खुद इस वीडियो को आगे भेजता है। एक बार आप लाइक करें और कमेंट करें। तीसरा प्रश्न है कि मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था को समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था को समझाइए। इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों कि मौर्य काल लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व भारत के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण युग था। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और विशेषतः अशोक जैसे शक्तिशाली शासकों ने शासन किया। तो मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत संगठित और सुनियोजित थी। इसे हम मुख्य रूप से इस प्रकार समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि राजा और उसका स्थान। तो राजा और उसका स्थान की बात करें तो राजा सत्ता का सर्वोच्च केंद्र था। राजा क्या होता? सत्ता का सर्वोच्च केंद्र होता। वह न्यायपालिका, कार्यपालिका और सैन्य शक्ति का प्रमुख होता। राजा को धर्म के अनुसार शासन करना होता था। सलाहकार मंडल, मंत्री परिषद राजा की कौन करता था? सहायता करता था। ये जो मंत्रिमंडल नाम की संस्था होती दोस्तों, वे राजा की सहायता करने के लिए होती थी। दूसरा पॉइंट है मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राजा के निर्णयों में मदद करने के लिए एक मंत्री परिषद होती, जिसमें वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री शामिल होते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज के इंडिका में इस व्यवस्था का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट आता है प्रांतीय प्रशासन। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य विशाल था, इसलिए इसे प्रांतों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? प्रांतों में बांटा गया है। प्रत्येक प्रांत के प्रमुख और कुमार या राजकुमार महामात्र नियुक्त किया जाता था। प्रमुख प्रांतें तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। चौथा पॉइंट है नगर प्रशासन। नगर प्रशासनों की बात करें तो नगरों का प्रशासन अलग अधिकारियों द्वारा किया जाता था। पाटलिपुत्र के विशेषतः नगर पालिकाएं होती। मेगस्थनीज ने बताया कि नगर को 6 समितियां चलाती थी। कितनी चलाती दोस्तों? नगर को 6 समितियां चलाती, जिनके अलग अलग विभाग होते और अलग अलग कार्य उनको सौंपे जाते थे, कर्तव्य होते थे, जैसे सफाई, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा आदि इसके होते थे। फिर अगला पॉइंट आता है राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था की बात करें तो राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता, जो भूमि कर, भग मुख्य कर था, जो उपज का लगभग 6ठा भाग होता था। कितना होता था? 6ठा भाग दोस्तों होता था। फिर अगर नेक्स्ट बात करें व्यापार, शिल्प और खनन से भी कर वसूला जाता था।
और फिर अगला पॉइंट आता है सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था में हम देखते हैं कि मौर्य पर साम्राज्य की विशाल और संगठित सेना होती। क्या होती? विशाल और संगठित सेना होती। सेना के लिए एक अलग विभाग होता जिसे कई समितियां नियंत्रित करती थी, जैसे पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी और रथों की अलग अलग टुकड़ियां होती थी। और दोस्तों 7वां पॉइंट आता है गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था में खुफिया तंत्र। मौर्य प्रशासन में गुप्तचरों जासूसों की अहम भूमिका होती थी। आंतरिक विद्रोह, बाहरी हमलों की सूचनाएं एकत्रित करने के लिए एक विस्तृत नेटवर्क होता था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, 8वां पॉइंट है कि न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में आपको ये ध्यान रखना है कि राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजा होता वो सर्वोच्च न्यायाधीश होता और अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान होता। धर्म, नीति, दंड, कानून के आधार पर न्याय किया जाता था। फिर बात करें इसका निष्कर्ष क्या है, तो दोस्तों मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत केंद्रीकृत और सुसंगठित और अनुशासित थी, जिसने विशाल साम्राज्य को स्थिरता और समृद्धि प्रदान की थी। जिसने क्या किया? स्थिरता और समृद्धि प्रदान की थी। अगला प्रश्न आता है अपना महत्वपूर्ण, जो कि चौथा प्रश्न रहने वाला है, वैदिक साहित्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैदिक साहित्य का विस्तार पूर्वक वर्णन। तो वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति और धर्म का मूल आधार है। ये साहित्य प्राचीनतम भारतीय ग्रंथों का समूह है जो मुख्यतः संस्कृत भाषा में रचित है। ये क्या है? संस्कृत भाषा में रचित है। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल के दौरान रचित ये साहित्य धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है दोस्तों? अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें वैदिक साहित्य के अंगों की, तो वैदिक साहित्य को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है संहिता। संहिता जो कि ये मंत्रों का संग्रह होता है और प्रत्येक वेद की अपनी एक संहिता होती है, चाहे ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, तो सभी को संहिता ही कहा गया है। ठीक है। और जो 3 वेद हैं उनको वेद त्रयी कहते हैं और सम्मिलित वेदों का रूप होता है, उनको संहिता कहा जाता है। सबसे पहला था ऋग्वेद संहिता। तो ऋग्वेद संहिता में ये सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 1028 सूक्त है दोस्तों, जिसको हाइमन्स बोलते हैं। जो देवताओं 1028 सूक्त है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है इसमें बताए गए हैं। ठीक है। जो देवताओं की स्मृति में बताए गए, जैसे इंद्र है, अग्नि, वरुण, सोम, इसमें प्राकृतिक शक्तियों की हमें पूजा का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि इसमें गायत्री मंत्र का हमें उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, 1028 सूक्त हो गए, 10 मंडल हो गए, और जो हमें 10वें मंडल के अंदर क्या मिलता है? पुरुष सूक्त का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है। जो 9वां मंडल है दोस्तों सोम को समर्पित है। सोम एक पेय पदार्थ है जिसकी वर्णना की गई है। राजा सुदास का वर्णन या जो 10 रागी युद्ध है उसका भी वर्णन हमें ऋग्वेद के अंदर ही हमें जानकारी को मिलता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा आता है यजुर्वेद संहिता। यजुर्वेद संहिता की बात करें दोस्तों तो यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों, प्रक्रियाओं का संग्रह, ये 2 भागों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो ये जो यजुर्वेद है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि यज्ञ संबंधित जो भी कर्म कांड, पूजा पाठ की जो विधियां होती है, मंत्र आदि को संग्रह, इसमें सब हमें जानकारी यजुर्वेद में मिलती है। और इसके जो 2 भाग है, एक तो कृष्ण यजुर्वेद होता है और एक होता है शुक्ल यजुर्वेद। तीसरी संहिता है हमें सामवेद संहिता। सामवेद संहिता गान के लिए, शेष संगीत, शेष सामवेद। तो गान के लिए प्रयुक्त जो भी मंत्र होते हैं लयबद्ध ताल के लिए, मुख्यतः ऋग्वेद के मंत्रों पर आधारित है। इन्हें गाने योग्य को ही बनाया जाता है। और अगला होता है अथर्ववेद संहिता। अथर्ववेद संहिता की बात करें तो इसमें जादू टोना, रोग निवारण, घरेलू जीवन, तंत्र मंत्र आदि से संबंधित मंत्र मिलते हैं और ये वेद समाज के जन सामान्य से अधिक जुड़ा हुआ है। फिर अगला है ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मिन्स। तो ब्राह्मिन्स ये ग्रंथ संहिताओं में वर्णित यज्ञों और कर्म कांडों की व्याख्या करते हैं। इनका उद्देश्य धार्मिक अनुष्ठानों की विधियों को स्पष्ट करना है। उदाहरण शतपथ ब्राह्मण जो कि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और ऐतरेय ब्राह्मण दोस्तों ऋग्वेद से संबंधित है। दोनों का ध्यान रखना कि शतपथ है वो यजुर्वेद से है, जबकि ऐतरेय वो ऋग्वेद से है। फिर आरण्यक की बात करते हैं तो आरण्यक क्या है? आरण्यक ये ग्रंथ वनों, अरण्य से निवास करने वाले ऋषियों द्वारा रचित है। ये जो अरण्य है दोस्तों, इसका अर्थ वनों में लिखे गए ग्रंथ होता है। ठीक है। और ये इनमें यज्ञों के गूढ़ अर्थ, जो रचनाएं रची गई है, ध्यान योग की बातें होती है, ये ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच की जो कड़ी होती है उसका काम कौन करता है दोस्तों? आरण्यक करते हैं। फिर आते हैं अपने उपनिषद। उपनिषद जो गुरु के समीप ले जाना, उपनिषद ज्ञान और दर्शन का सार है।
इसमें आत्मा, ब्रह्मा, माया, मोक्ष आदि विषयों पर चिंतन किया जाता है और ये वैदिक दर्शन का प्रमुख आधार है। प्रमुख उपनिषद कौन कौन से, तो आप बात करेंगे कि प्रमुख उपनिषद कितने, तो आपको वैसे तो ध्यान रखना है कि 108 उपनिषद होते हैं, लेकिन इस कैनकट, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, वृहदारण्यक उपनिषद आपको ध्यान रख लेने, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको पूछ ले कि नहीं 5 उपनिषदों के नाम लिखो, तो आप लिख देना इस कैनकट, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, वृहदारण्यक, और भी जैसे बहुत होते हैं, ठीक है। फिर बात करें वैदिक साहित्य की विशेषताओं की, तो वैदिक साहित्य विशेषताएं, प्राचीनता, ये विश्व के प्राचीनतम साहित्य में से एक है, इसलिए प्राचीनता। धार्मिकता, इसमें यज्ञ, देवता पूजन, मंत्र और धर्म की महत्ता का प्रमुख उल्लेख मिलता है। ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, खगोल, गणित और आदि विषयों की हमें झलक भी मिलती है। दार्शनिक दृष्टिकोण की बात करें तो विशेषतः उपनिषदों में अद्वैत, आत्मा, ब्रह्म के विचार हमें मिलता है। फिर भाषा की बात करें तो शुद्ध संस्कृत का प्रयोग हुआ है, जो बाद में लौकिक संस्कृत का आधार बनी। वैदिक साहित्य न केवल धार्मिक ग्रंथों का संकलन है दोस्तों, बल्कि वे एक समृद्ध सांस्कृतिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक परंपरा का परिचायक भी माना जाता है। फिर आगे नेक्स्ट 5वां प्रश्न आता है कि जैन धर्म के सिद्धांतों को बताते हुए महावीर स्वामी के बारे में टिप्पणी कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। महावीर स्वामी का जीवन परिचय। महावीर स्वामी का जन्म जैन धर्म के 2400 तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व में बिहार के कुंडलपुर या कुंड ग्राम, वर्तमान वैशाली जिले में क्षत्रिय कुंड ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम वर्धमान था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था दोस्तों। युवावस्था में उन्होंने राजपथ, परिवार और सांसारिक सुखों को त्याग दिया और 30 वर्ष की आयु में संन्यास धारण कर लिया और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे महावीर कहलाए। उन्होंने अपने उपदेशों से समाज को अहिंसा, सत्य और संयम का मार्ग दिखलाया था। महावीर स्वामी के बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी आपको दे दी। फिर बात करेंगे जैन धर्म के सिद्धांतों की। तो जैन धर्म के सिद्धांतों की बात करें अगर, तो महावीर स्वामी ने जिन सिद्धांतों की शिक्षा दी वे जैन धर्म के मूल स्तंभ माने जाते हैं और मुख्यतः सिद्धांत कितने हैं, तो पहला आता है अहिंसा। अहिंसा की बात करें दोस्तों तो जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा। किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से हानि पहुंचाना पाप माना गया है। यही कारण है कि जैन साधु संत पृथ्वी पर चलने में भी सावधानी बरतते हैं। दूसरा आता है सत्य, ट्रुथ। तो सत्य की बात करें तो झूठ बोलना और सत्य का पालन करना आवश्यक है। झूठ बोलना पाप है क्योंकि इससे दूसरों की हानि होती है। तीसरा आता है असत्य। असत्य यानी बिना अनुमति के किसी की वस्तु लेना या छीनना पाप होता है। असत्य का पालन आत्मा को शुद्ध करना होता है। चौथा है ब्रह्मचर्य। तो इंद्रिय संयम और काम वासना से दूर रहना ब्रह्मचर्य, ये मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। फिर अगला पॉइंट है 5वां अपरिग्रह, यानी इकट्ठा नहीं करना। तो भौतिक वस्तुओं का अत्यधिक संग्रह और उनमें आसक्ति आत्मा के बंधन का कारण बनती है, इसलिए अपरिग्रह को महत्व दिया गया है। क्या दिया गया है? अपरिग्रह को महत्व दिया गया है। फिर अगर इसके कुछ अन्य सिद्धांतों की बात करें दोस्तों तो जीव और अजीव। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि 2 तत्वों से बनी है, जीव चेतन है और अजीव जड़ है। कर्म सिद्धांत, हर जीव अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्मों का से होना आवश्यक है। और अगला आता है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग की बात करें तो सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सही दर्शन, सम्यक दर्शन, 3 इसके जैन धर्म के दर्शन है दोस्तों। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र, इसको तीनों से मिलकर ये मोक्ष का मार्ग बताने का कार्य करते हैं। निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि महावीर स्वामी ने अत्यंत सरल, नैतिक और आत्मिक जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया, इसलिए जैन धर्म का मूल संदेश है जियो और जीने दो, जो आज भी प्रासंगिक है। फिर अगला 6वां प्रश्न है कि मौर्य काल के विदेशी राजवंशों का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं। 8वां प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार को समझाइए। फिर 9वां प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म के पतन का कारण बताइए। बौद्ध धर्म के पतन का कारण बताते हुए आप बता सकते हैं। 10वां प्रश्न है अशोक के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हुए उसके अंतिम युद्ध कलिंग व दम की नीति को समझाइए। ये 10 प्रश्न आपके लिए इतने महत्वपूर्ण है कि आप आगे देखिए। दोस्तों ये वीडियो और पीडीएफ आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के
मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि सभी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और आगे के सभी पेपरों और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे ताकि ये वीडियो आगे जाएगा और लोगों तक। आपको कुछ रचनाएं याद करके जानी, जैसे कर्पूर मंजरी, राजशेखर की प्रयाग प्रशस्ति, उन सब के लेख थोड़े बहुत याद होने चाहिए, क्योंकि छोटे वाले प्रश्नों में आपको बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभिलेख किसे कहते हैं, ये पुरातत्व स्रोत, शिलालेख से आप क्या समझते हैं, ऐसे प्रश्न भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बोलता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के अंदर जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, विद्या दानम लभते ज्ञानम कहा गया है कि आप जितना ज़्यादा विद्या का दान करेंगे, आपके पास विद्या है, आप अगर इसको शेयर कर सकते हैं तभी तो आपकी विद्या का दान हुआ। इसीलिए कहते हैं कि श्याम सुंदर पंचाल या सिंधु मेरा नाम है। तो आप इसको शेयर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।